हेलो स्टूडेंट, आई दिलीप कुमार फ्रॉम एसएस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। टुडे बच्चों, आज हम बात करेंगे कंप्यूटर ग्राफिक्स की सीरीज में रिप्रेजेंटिंग कर्व एंड सरफेस के अंदर हर्माइट कर्व के बारे में बात करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियोस में हमने आपको बताया था कि दो तरीके के हमारे जो है स्प्लाइन कर्व होते हैं हमारे। फर्स्ट इज इंटरपोलेट एंड सेकंड इज अप्रॉक्सीमेट। तो ये जो हर्माइट कर्व है ये बेस्ड ऑन जो है वो इंटरपोलेटेशन स्प्लाइन कर्व के ऊपर बेस्ड है। अब थोड़ा सा इसके बारे में जो मैंने आपको दिख रहा है इस वक्त उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कि आपकी समझ में पूरा चीज़ आ जाएगी। देखिए यहाँ पर क्या है, मैंने सबसे पहले 4 कंट्रोल पॉइंट लिए हैं, P1, P2, P3 एंड P4। ओके, उसके बाद मैंने यहाँ पर देखिए टेंजेंट वेक्टर लिए। टेंजेंट वेक्टर जो हैं वो क्या होते हैं, वो जो डायरेक्शन होती है उसी के डायरेक्शन के पैरेलली उसके साथ ही बनते हैं वो। और वो मान लीजिए मैंने R1 ले लिया है और यहाँ पर लास्ट में जो मैंने उसे R4 ले लिया है। ठीक है, अभी बीच में नहीं लिया, उसके रीजन क्या है वो बताएंगे आपको। ठीक, यहाँ पर मान लीजिए t की वैल्यू एट द टाइम ऑफ इनिशियल t की वैल्यू 0 है और यहाँ पर t की वैल्यू 1 है। दैट मीन्स जो हमारा जो कर्व जो लाई करेगा वो 0 और 1 के बीच में हमारा कर्व जो है वो लाई करेगा। ठीक है ना। अब जो क्यूबिक हर्माइट स्प्लाइन कर्व जो हमारा, ये लोकल कंट्रोल ओवर द कर्व है। ठीक है ना, दैट मीन्स लोकल कंट्रोल है। दैट मीन्स कहने का पर्पज ये है कि हम बात कर रहे थे आपसे कि मान लीजिए इस कंट्रोल पॉइंट और इस कंट्रोल पॉइंट के बीच में अगर हम कोई चेंजेस करते हैं, मतलब इसको मैग्नीट्यूड को बढ़ाएं हम या इसको थोड़ा सा लंबा करें, तो क्या होगा, ये केवल जो डायरेक्शन में जो फर्क आएगा वो केवल इन के बीच में आएगा। ठीक है, या मान लीजिए हम इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में हम इसको कुछ शेप देंगे, तो ये वाली शेप जो है, ये वाली शेप, दैट मीन अगर इनके और इसके बीच में हम कोई इनके बीच में कोई शेप को हम चेंजेस करेंगे, तो ये वाली जो शेप है इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। केवल ये कंट्रोल पॉइंट से ही हम इस शेप को माइनस प्लस लेफ्ट राइट कहीं पे भी हम इसे मूव कर सकते हैं। यहाँ की जगह हम नीचे से यूं कर सकते हैं। ठीक है ना, दैट मीन्स कि केवल इतने ही पार्ट पर फर्क पड़े, दैट इज कॉल्ड द लोकल कंट्रोल ओवर द कर्व। ठीक है ना, इसे हम बोलते हैं लोकल। ग्लोबली का मतलब है अगर एक भी पॉइंट हम इफेक्ट डालेंगे तो पूरे ही कर्व पे इफेक्ट आएगा, दैट इज अ ग्लोबल कंट्रोल बोलते हैं। यहाँ पर ये लोकल कंट्रोल पे काम करता है हर्माइट कर्व हमारा। फर्स्ट थिंग इज दैट। ठीक है, और दूसरी चीज यहाँ पर पॉइंट्स के बारे में करते हैं। देखिए हर्माइट कर्व जो है वो इंटरपोलेटेशन स्प्लाइन कर्व है, जैसा कि आपको बताया मैंने, इंटरपोलेटेशन स्प्लाइन कर्व है। रीजन क्या है, देखिए हर पॉइंट की कंट्रोल पॉइंट से होकर ये कर्व निकल रहा है, समझ गए, इसलिए इंटरपोलेटेशन स्प्लाइन कर्व है। सेकंड, पैरामेट्रिक क्यूबिक कर्व। पैरामेट्रिक क्यूबिक कर्व क्यों, देखिए क्यूबिक भी है और पैरामेट्रिक तो है ही है। ठीक है, पैरामेट्रिक इसलिए बेटा ये क्योंकि हम बात कर रहे थे अभी जो बताया था मैंने आपको कि ये C1 एंड C2 को ये मतलब फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर की कंटिन्यूटी को फॉलो करेगा, इसीलिए ये पैरामेट्रिक क्यूबिक कर्व है। ठीक है, और क्यूबिक का मतलब है कि इसके पास 4 पॉइंट है। डेफिनेटली 4 पॉइंट का मतलब है ऑर्डर डिग्री कितनी होगी इसकी, 3 हो गई। डिग्री 3 का मतलब ये हो गया, ये क्यूबिक हो गया। ठीक है ना, हर्माइट कर्व जो है वो क्यूबिक कर्व होता है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। डेफिनेटली पॉलिनोमियल फंक्शन ही है ये, क्योंकि लीनियर के बाद हमारा लीनियर होता है नॉन लीनियर। जो नॉन लीनियर फंक्शन होता है दैट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन होता है। इसमें 4 पॉइंट्स निकाले हमने, हर्माइट फंक्शन को यूज करने के लिए हमने 4 पॉइंट्स लिए। ठीक है, अब जो हर्माइट फंक्शन की जो एक स्टडीज या वर्किंग जो इसकी टेक्निक है वो ये है, ये कहता है कि 2 पोजीशन वेक्टर एट एंड पॉइंट, जो 2 पोजीशन जो इसकी पोजीशन को डिनोट कर रहे हैं वो 2 पोजीशन वेक्टर लेंगे एंड पॉइंट्स के। एंड पॉइंट कौन था हमारा, ये P1 एंड P4, ये 2 एंड पॉइंट्स के हमने पोजीशन वेक्टर लिए P1 एंड P4। ठीक है, 2 टेंजेंट वेक्टर एंड एंड पॉइंट, टेंजेंट वेक्टर भी एंड पॉइंट्स के ही लेने हैं, तो हमने इसको मान लिया R1 और उसको मान लिया R4। ठीक है, ये इसकी कंडीशन है जो हमने फुलफिल करी है कि 2 तो हमने वेक्टर लिए पोजीशन वेक्टर एंड पॉइंट्स के और 2 ही हमने टेंजेंट वेक्टर लिए हैं वो भी एंड पॉइंट के, दैट इज R1 एंड R4। ठीक, यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया पूरा जो मैंने बनाया है वो क्या लिखा है मैंने। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए इतना समझने के बाद हम कुछ कंक्लूजन पे निकलते हैं हर्माइट कर्व के लिए। ठीक है ना, अब वो कंक्लूजन देखते हैं इस ओवरऑल जो हमने अभी ड्रॉ जो किया है, इसके यहाँ पर हम एक 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 एक, एक कंक्लूजन है उसको भी एक बार हम उसको रीड आउट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए पहला, द हर्माइट कर्व इज डिटरमाइंड बाय डिफाइनिंग 2 पोजीशन एंड 2 टेंजेंट वेक्टर
एट द डेटा पॉइंट। डेफिनेटली यही हमारी अभी निकाले हमने पोजीशन वेक्टर और दो हमने टेंजेंट वेक्टर निकाले हैं। ठीक है, चलिए सेकंड क्या कहता है ये, हर्माइट क्यूबिक कर्व इज ऑल्सो नोन एज पैरामेट्रिक क्यूबिक कर्व। बिल्कुल ठीक, चलिए पैरामेट्रिक क्यूबिक कर्व को ही हमने हर्माइट कर्व बोल दिया है। चलिए उसका थर्ड पॉइंट क्या था, दिस कर्व इज यूज टू इंटरपोलेट, जैसा कि बताया इंटरपोलेट है डेफिनेटली, नो फ्री फ्रॉम कर्व, कोई भी पॉइंट जो है वो इस कर्व से बाहर नहीं है। ओके, हर्माइट फॉर्म नेम फॉर मैथमेटिशियन। ओके, दैट मीन हर्माइट कर्व जो पढ़ा, किसी मैथमेटिशियन का नाम हर्माइट था, उसने अपने ऊपर ये हर्माइट कर्व का नाम रखा है। ठीक, चलिए क्यूबिक पॉलिनोमियल कर्व सेगमेंट इज डिटरमाइंड बाय द कांस्टेंट ऑन द एंड पॉइंट। ओके, क्यूबिक पॉलिनोमियल कर्व जो होगा उसके सेगमेंट्स को देख रहे हैं, उसमें एंड पॉइंट्स लिए P1 एंड P4। अच्छा, इसने मान लिया है कि उसको P1 बोलेंगे, एंड पॉइंट को उसको P4 बोलेंगे। 4 पॉइंट्स लिए हैं, तो पहला P1, दूसरा P2, तीसरा P3, चौथा P4। तो उसने बोले पहले को P1 लेंगे और चौथे को P4 लेंगे। ठीक है, और टेंजेंट वेक्टर का नाम भी दे दिया इसने, पहले को हम R1 बोलेंगे और चौथे को हम R4 बोलेंगे। ओके, चलिए टू फाइंड हर्माइट बेसिक मैट्रिक्स, दैट मीन ये कुछ नया कॉन्सेप्ट आया, टू फाइंड हर्माइट बेसिस मैट्रिक्स, दैट मीन हर्माइट का मतलब है MH। एक हर्माइट बेसिस मैट्रिक्स निकालेंगे, ये क्या करेगा, इट प्रोवाइड ब्लेंडिंग फंक्शन। अच्छा, एक ब्लेंडिंग फंक्शन देगा। ब्लेंडिंग फंक्शन क्या करता है, ब्लेंडिंग फंक्शन ये इंश्योर करता है कि जो कंटिन्यूटी है हमारी वो C1 और C2 में होगी। दैट मीन्स कि जो उनके बीच में स्मूथनेस है वो स्मूथनेस बहुत शार्प और बहुत अच्छी स्मूथनेस होगी। ये इंश्योर करेगा कौन, वो ब्लेंडिंग फंक्शन इंश्योर करेगा। ठीक, चलिए अगला कौन सा है, अगला पॉइंट है GH, दैट मीन हर्मिट ज्योमेट्री वेक्टर भी निकालेंगे। ठीक है, ये क्या करेगा, अच्छा ये पोजिशनली वेक्टर है, दैट मीन इसकी पोजिशनल को ये कंट्रोल करेगा कि ये किस पोजिशन की तरफ मूव कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द GH। चलिए ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब हम इसके डेरिवेशन की तरफ मूव करते हैं, ये किस तरीके से इसकी इक्वेशंस को हम क्रिएट करते हैं, क्या मैट्रिक्स फॉर्म बनती है इसकी, किस तरीके से हम इसका ब्लेंडिंग फंक्शन को डिनोट करते हैं। चलिए आगे मूव करते हैं इसके लिए हम। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने ये पैरामेट्रिक कंटिन्यूटी के अंदर ये डिस्कस कर चुके हैं, वही चीज़ हम यहाँ पर दोबारा डिस्कस कर रहे हैं। QT इज अ कर्व वेयर T इज 0 to 1, एक पार्ट लिया हमने पूरा। इसमें कर्व के लिए हमने वहाँ पर क्या कहते हैं, हमने टू पीसीज में हमने तोड़ा था, 0 और 1 के रूप में। यहाँ पे हमने पूरे कर्व को ही हमने बोला कि पहले इनिशियल पॉइंट 0 है और लास्ट पॉइंट 1 है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं। ठीक, QT जो है डेट इज T इज अ पैरामीटर्स है। ओके, तो यहाँ पर जो है इसके फंक्शन हम पैरामीटर की फॉर्म में लिखेंगे। तो जो तीन हमारे पास जो एक्सिस हैं X, Y एंड Z एक्सिस, तो उसमें देखिए T पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग फंक्शन को हमने क्रिएट किया है, XT, YT एंड ZT लिया है हमने। ठीक है ना, ओके, तो ये क्यूबिक पैरामीट्रिक फंक्शन को हमारी सेटिस्फाई करते हैं तीनों की तीनों। एज वी नो जनरल इक्वेशन क्या बन रही है इसकी, PT की, तो देखिए क्या बनेगी इसकी, AT क्यूब प्लस BT स्क्वायर प्लस CT प्लस D। ओके, जनरल इक्वेशन ये बनी हमारी। और अब बात करें हम कि हम कोऑर्डिनेट वाइज बात करें, तो XT की क्या बनेगी, AX T क्यूब BX T स्क्वायर CXT DX। YT की क्या बनेगी, सेम AYT BYT स्क्वायर और CYT एंड DY। और ZT करेगी AZ T क्यूब BZ स्क्वायर BZT स्क्वायर और CZT प्लस DZ। ठीक है, यहाँ तक आया। अब क्या करेंगे हम इसका, अब इसके मैट्रिक्स को राइट करेंगे। ठीक है, मैट्रिक्स किस तरह बनेगी, देखिए QT, सेम QT बराबर जो हमने पिछली बार लिया था, T जो है हमारा वो ये है T क्यूब T स्क्वायर T एंड 1। ठीक है ना, तो ये देखिए आप समझ जाएंगे, T क्यूब T स्क्वायर T एंड 1। ठीक है ना, तो ये T का फंक्शन तो ये ना हमारा। ठीक है ना, अब ये जो बात करें हम, ये C इज ए पैरामेट्रिक मैट्रिक्स है हमारी, ये पैरामेट्रिक फंक्शन की है हमारी, क्योंकि C जो लिया था हमने पैरामेट्रिक कंटिन्यूटी के लिया था और ज्योमेट्री के लिए हमने G लिया था। C इज ए पैरामेट्रिक कंटिन्यूटी को डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर हम। तो QT और C हमने ये ले लिया, दैट इज ये क्या है हमारा, ये कॉलम वाइज है ये। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने QT इजकल टू T डॉट C। ठीक है, T मल्टीप्लाई C, बट एज पर रूल स्पेसिफाई स्प्लाइन कर्व वी नीड अ बेसिक फंक्शन मैट्रिक्स। हमें इसमें बेसिक स्प्लाइन कर्व की हमने जो है हर्माइट के लिए हमने जो है हर्माइट के लिए हम आगे प्रोसीड करेंगे, तो उससे पहले हम स्प्लाइन कर्व की जो फंक्शनलिटी है उस रूल को हम फॉलो करेंगे इसमें। तो M इंटू G जो हमने दो मैट्रिक्स में ले लिया है, दैट इज अ बेसिस मैट्रिक्स और ज्योमेट्री वेक्टर को हमने इसमें इंक्लूड कर लिया है, वेयर C इजकल टू M इंटू G। ठीक है, और जैसा कि आप जानते हैं पहले जब हमने दो
पैरामेट्रिक इक्वेशंस ली थी, पहली ली थी पैरामेट्रिक कंटिन्यूटी एक्सप्रेशंस जो लिए थे हमने, पैरामेट्रिक कंटिन्यूटी और ज्योमेट्रिक कंटिन्यूटी ली थी। तो ज्योमेट्रिक कंटिन्यूटी में हमने आपको बताया भी था कि जो क्यूटी के प्रोपोर्शनल होता है हमारा ज्योमेट्रिक कंटिन्यूटी, ठीक है ना। तो ज्योमेट्रिक कंटिन्यूटी प्रोपोर्शनल तो इक्वल करने के लिए हमें कोई एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा, दैट इज कांस्टेंट। वहां पर हमने भी एक कांस्टेंट लिया था कि यहां पर हमने उस कांस्टेंट को m माना है, और इस m कांस्टेंट को हम बोलेंगे बेसिस मैट्रिक्स कांस्टेंट। ओके, दैट इज अ बेसिस मैट्रिक कांस्टेंट है। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर c इक्वल टू m इंटू जी, सी की जगह m इंटू जी कैसे लिया है मैंने। तो अब टोटल हमारा ओवरऑल इक्वेशन बन गई qt इज इक्वल टू t डॉट m डॉट जी, वेयर m इज अ बेसिक मैट्रिक्स और g इज अ ज्योमेट्रिक वेक्टर्स। ओके, अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं। अब देखिए हमने क्या है m इंटू जी, तो m को और g को हमने हर्माइट फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक, m और g को हमने हर्माइट फंक्शन में क्रिएट कर दिया है, तो हम उसे इस तरह लिखेंगे mh और gh, हर्माइट बेसिस मैट्रिक्स और हर्माइट ज्योमेट्री मैट्रिक्स वेक्टर्स। ठीक, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इसे हर्माइट फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया, तो हर्माइट के अंदर हमने h को डिनोट कर दिया, h और ऐड कर दिया हमने, ठीक है ना। उसका देखिए t आप जानते हैं ये है mh और gh ये रहा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर जो वैल्यू रखेंगे हम, अब देखिए P1T पे देखेंगे हम, P1 और P4, R1 और R4 हमने 4 ही पॉइंट्स लिए हैं, आप जानते हैं इस चीज़ को, ठीक है। P1 पे देखेंगे हम तो T की वैल्यू 0 करेंगे, ठीक है। T की वैल्यू 0 का मतलब है कि देखिए यहाँ पर 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, ये आ गया। चलिए T की जगह 1 रखेंगे तो देखिए 1 1 1 1, ये भी आ गया। चलिए अब बात करें हम R1 में हम t की वैल्यू 0 करेंगे। चलिए जी, ये है हमारा टेंजेंट वेक्टर के अंदर t की वैल्यू 0 करेंगे, तो देखिए q डैश x है, इसका मतलब क्या करेंगे हम, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक बार, तो ये हो गया 3t स्क्वायर। तो t की वैल्यू तो क्या होगी 0, तो 3t 0 का मतलब पहली वैल्यू 0, उसके बाद 2t का मतलब है t की वैल्यू 0 तो 0 हो गई, t की वैल्यू 1 तो 1 का मतलब तो 1 ही रह गया। 1 की अगर डिफ्रेंशिएशन करते हैं हम तो क्या होता है 0, तो ये 0 आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए t की वैल्यू 1 पर चलिए, तो 3t स्क्वायर, तो 3t स्क्वायर मतलब t की वैल्यू 1 है तो 3 आ गया, 2t का मतलब 2 आ गया, t का 1 है 1 आ गया, और इसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, ठीक है ना। यहाँ तक आप समझ गए। इस तरीके से हमने P1 P4 R1 R4 को हमने इसको निकाल लिया है, सॉल्व कर लिया है। अब क्या करेंगे बेटा हम आगे, हमने ABCD 4 इक्वेशन रही है, इन 4 इक्वेशन के ऊपर हम मैट्रिक्स को ड्रॉ करते हैं। देखिए ये देखिए P1 P4 R1 R4, ठीक, ये 4 तरीके से हमने ये 4 पॉइंट्स लिए हुए हैं। देखिए P1 P4 R1 R4, ठीक। उसके बाद इससे देखिए पहले का P1 का 0 0 0 1 है, इसका 1 है, इसका 0 1 0 है, इसका 3 2 1 0 है। ये MH डॉट GHH मतलब ये है आपका हर्माइट फंक्शन के अंदर है दोनों की दोनों, ठीक है ना, बेसिस मैट्रिक्स एंड आपका जो है ये ज्योमेट्री मैट्रिक्स, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम इसमें, अब इसमें हम इन दोनों फंक्शनों के इक्वलेंट इसे करेंगे, तो इसको करेंगे, इसको यहाँ पे पहुँचाएंगे, तब यहाँ पर आएगा, दैट मीन नीचे आएगा, दैट मीन इन्वर्स हो जाएगा, इसका इन्वर्स हो गया, इसका इन्वर्स हो गया इंटू P1 P4 R1 R4, ठीक है ना। अब इन्वर्स आई थिंक आपको मैट्रिक्स तो आती होगी, इन्वर्स निकालना आता होगा आपको, ये बहुत लंबा लेंथी हो जाएगा इसका इन्वर्स निकालना, ठीक है ना, क्योंकि 4x4 की मैट्रिक्स है, लेंथी इन्वर्स हो जाएगा काफ़ी निकालना। तो आप इसे इन्वर्स को आपको जाता अच्छी तरह से आता हो किस तरह निकालते हैं, हम सीधे उसके सॉल्यूशन पे पहुंचते हैं। वैसे शायद आई थिंक ए इन्वर्स जो होता है किसी का वो एड जॉइंट ए अपॉन मोड ए होता है, ठीक है ना। इस तरीके से शायद आपको आता होगा ये निकालना, इसे निकाल लीजिएगा आप, ठीक है। सो नेक्स्ट क्या है, कंपेयर किया हमने इन्वर्स करने के बाद, देखिए इन्वर्स करने का जो आया है MH वो 2 -2 1 और 0 1 1 -3 3 -2 -1 0 0 1 0 1 0 0, ये MH के इक्विवेलेंट आया, और GH के इक्विवेलेंट हमारा P1 P4 R1 एंड R4, जो हमने 4 पॉइंट्स लिए थे वही 4 पॉइंट्स हैं ये, ठीक है ना। अब फॉर्मूले में रखते हैं QT इक्वल टू TMH और GHX, ठीक है ना। देखिए QT T की वैल्यू तो ये है हमारी, MH की वैल्यू हमारी ये आ गई, और GH की वैल्यू ये आ गई हमारी, ठीक है ना। अब इस फंक्शन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक, मैट्रिक्स फॉर्मूले से। तो देखिए ये इसका मल्टीप्लाई, फिर ये मल्टीप्लाई, ये आया, फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये और फिर ये, ओके।
इसको हम बोल देते हैं H1, इसे H2, इसे H3, इसे H4, ठीक है। हर्माइट ब्लेंडिंग फंक्शन लेते हैं हम H1, H2, H3 एंड H4। और हर्माइट ब्लेंडिंग फंक्शन आप जानते हैं किस लिए यूज होता है, C1 एंड C2 पैरामेट्रिक कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए यूज होता है हमारा। सो QT इज इक्वल टू मेनली आया H1P1, H2P4, H3R1, H4R4। दैट इज द फंक्शन ऑफ हर्माइट फंक्शन, ठीक है। आई थिंक आप लोगों की समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम ब्रेजर कर्व के बारे में, स्प्लाइन कर्व के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।